इस वक्त की सूरत हाल क्या है और क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि जो बातचीत कतर दोहा में होनी है, अभी उसमें कोई कुछ भी क्लियर नहीं है, कुछ भी वादे नहीं है, क्योंकि ईरान ने साफ मना कर दिया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावा किया कि हमारी बात दोहा में होने वाली है, लेकिन अभी आप देखिए कि ईरान ने मना कर दिया, और ईरान ने इसीलिए शायद मना किया क्योंकि अभी भी खित्ते में पूरी तरह से अमन नहीं है। आप देखिए कि जंगबंदी के बावजूद गाजा में इजराइल के ताजा हमलों में 8 लोग मारे गए, और लेबनान की भी हालत जो है वो अभी ठीक नहीं है। तो ऐसे में ये कहना कि सब कुछ ठीक हो गया है, मैं समझता हूं कि मुनासिब नहीं, और यही वजह है कि आप देखिए ईरान ने भी बातचीत करने से मना कर दिया। इसके साथ साथ एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, और वो खबर ये है कि अब इजराइल पे बड़ा खतरा लाक हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की हरकतें इजराइल कर रहा है लगातार, ना तो गाजा में हमले लोग रोक रहा है, ना तो लेबनान पे, दक्षिण लेबनान पे। तो ऐसे में अब चेतावनी दी है, यहाँ पे हम देख सकते हैं तमाम अखबारात की जो सुर्खियां हैं, इसमें चेतावनी दी गई है कि किसी भी वक्त अंसारुल्लाह अलाउती जो है उसकी जानिब से वो हमला कर सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए जो अभी तक की ताजा सुर्खियां हैं वो वही है यहाँ पे हौती की तरफ से कि इजराइल पर मिसाइलों की बारिश करने की तैयारी में अंसारुल्लाह हौती, ईरान सीज फायर से मिला मौका। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल वही सूरत हाल है कि अब ये सना से न्यूज आई है, यमन से। यहाँ ईरान सीज फायर के बाद दुनिया ने राहत की सांस ली है। हालांकि अब भी अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाव जो है वो बाकी है, और कभी भी जंग भड़क सकती है, ऐसा तजिया निगार मानते हैं। इस पूरे तनाव के बीच यमन के अंसारुल्लाह हौती, उन्होंने चुप्पी मारकर वो बैठे हुए, बिल्कुल खामोशी थी। हमने कई बार इसका जिक्र किया कि कहीं से कहीं तक अंसारुल्लाह लाहौती का जिक्र तक नहीं था, उनकी तरफ से कोई बयान तक नहीं आया। जो प्रोटेस्ट हो रहे थे यमन में वो भी तकरीबन बंद थे, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अब इंकशाफ हुआ है, खुलासा हुआ है कि ईरान के समर्थन वाले हूती विद्रोही बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। अंसारुल्लाह लाहौती विद्रोही ईरान सीज फायर का इस्तेमाल अपनी मिसाइलों की ताकत को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने इसका खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि हूती अपनी मिसाइलों की रेंज और सटीकता को बढ़ा रहे हैं। हूती लगातार इजराइल को धमकी देते रहते हैं, और गाजा युद्ध के दौरान कई बार मिसाइल और ड्रोन से हमला भी किया था, और बाबुल मंदब को बंद भी किया था। ये बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल ये है कि क्यों हमला किया था। हमला गाजा के फेवर में किया था। जब पूरी दुनिया चुप थी गाजा के मामले में, तो उस वक्त अंसारुल्लाह हौती के जानिब से लगातार हमले किए गए। 19 महीने तक बाबुल मंदब को बंद किया गया था, और अमेरिका से जब एक समझौता हुआ, लेकिन ये समझौता अमेरिका से हुआ था, इजराइल से किसी किस्म का कोई समझौता नहीं हुआ है। ये बिल्कुल क्लियर है, बहुत वाजे है। तो अब यहाँ पे देखिए कि बहुत ये खौफ का माहौल ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि वेस्टर्न वर्ल्ड पे बहुत ज्यादा यकीन नहीं किया जा सकता, लेकिन ये तो सच्चाई है, ये हकीकत है कि अंसारुल्लाह लाहौती खामोश था, और अंसारुल्लाह लाहौती अब या किसी भी हालत में जिस तरह से हमले इजराइल की तरफ से हो रहे हैं गाजा पे, कुछ भी हो सकता है। यहाँ इजरायली अखबार यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से सैन्य तकनीक हासिल करने वाले अंसारुल्लाह लाहौती ने हाल ही में मिसाइल टेस्ट किया है, ताकि उसकी ताकत को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा हूती अपनी मिसाइलों के रेंज और सटीकता को बढ़ा रहे हैं, ताकि इजराइल को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाया जा सके। इजराइल के ईरान पर हमले के बाद हूतियों ने इजराइल पर बहुत कम हमले किए हैं। वहीं लेबनान से हिजबुल्लाह के लड़ाके लगातार इजराइल पर हमले कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए किस तरह के हालात जो है वो पैदा हो रहे हैं, और ये अजीब सी सिचुएशन है, अजीब सी सूरत हाल है।
जो देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इज़राइल भी या बेंजामिन नेतन्याहू भी इस तरह की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जब एक सीज़ फायर हो गया है, सीज़ फायर के बावजूद अभी हम मिडल ईस्ट मॉनिटर देख रहे हैं कि किस तरह से हमला किया गया। भाई क्यों गाज़ा पे लगातार हमला हो रहा है? क्यों बार-बार कब्जा करने की बात हो रही? क्यों बार-बार ये 60% ज़मीन कब्जा, 70% ज़मीन भाई क्यों? वेस्ट बैंक जो रेड लाइट थी, वहाँ क्यों आप अंदर दाखिल हो रहे हो? ये तमाम चीज़ें जो हैं उससे यही लग रहा है कि खुद इज़राइल नहीं चाहता, बेंजामिन नेतन्याहू जो वज़ीर-ए-आज़म है, वो नहीं चाहते और उसकी वजह साफ है, अदालती कार्रवाई। अब यहाँ पे रिपोर्ट है, रिपोर्ट के मुताबिक 28 मार्च से अब तक हूथियों ने केवल 6 मिसाइलें इजराइल पर दागी हैं और 5 ड्रोन भेजे हैं। इससे पहले जब गाजा सीज़फायर समझौता हुआ था, तब हूथियों ने ऐलान किया था कि वे हर तरह के हमले रोक रहे हैं। हूथियों ने धमकी दी है कि अगर गाजा युद्ध फिर से शुरू होता है, तो वो दोबारा इजराइल पर हमला करेंगे। हूथी नेता अब्दुल मलिक अलाउती ने कहा कि इजराइल ने अगर गाजा में नया अभियान शुरू किया, तो उनकी फौज हमास का समर्थन करेगी। तो वही बात देखिए हमने आपको जो बताया था कि अंसारुल्लाह लाहौती जो है वो वही बात कह रहे हैं कि अगर गाजा में और गाजा में हमले हो रहे, गाजा में आज भी अभी हम जब पढ़ रहे थे तो वहां पे तकरीबन 8 लोग मारे गए और कोई दिन ऐसा नहीं होता जब वहां 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 8 लोग लगातार इस तरह से वहां लोगों को मारा जा रहा है, वहां हमले हो रहे हैं। और ये भी बता दें, देखिए अंसारुल्लाह लाहौती जो है वो यमन से इज़राइल 2000 किलोमीटर और कई कामयाब हमले अंसारुल्लाह लाहौती ने किए थे। अब यहाँ देखिए अब्दुल मलिक अलाउती ने कहा कि हम लगातार हमास के लड़ाकुओं के साथ संपर्क में हैं। ये उन्होंने कहा और अपनी जिम्मेदारी पीछे नहीं हटेंगे। हूथी नेता ने कहा कि वे सोमालीलैंड के हालात पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने दावा किया है कि इजराइल अदन की खाड़ी, बाबुल मंदम और लाल सागर पर कंट्रोल स्थापित करना चाहता है। हम सोमालीलैंड में इजराइल की उपस्थिति पर हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठेंगे। हम जब भी जरूरी होगा तब जवाब देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये पहली बार इस तरह से एक बड़े पैमाने पर हम कह सकते हैं कि जवाब या बयान यहाँ अंसारुल्लाह लाहौती का आया और बहुत ही इम्पोर्टेंट बयान हम इसे कह सकते हैं और इसको ना तो इजराइल नजरअंदाज करेगा। हालांकि अलग अलग तरीके से खबरें आ रही, लेकिन यहाँ फिलहाल आप देखिए आखिरी इस सिलसिले की खबर ये जो अभी मैं बयान कर रहा हूँ। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने रविवार को चेतावनी दी है कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान के नियंत्रण को चुनौती देने की किसी भी कोशिश से तनाव और बढ़ेगा। ये बयान ऐसे वक्त में आया जब मिडिल ईस्ट में जारी जंग को खत्म करने के लिए अमन बातचीत चल रही। अब यहाँ पे देखिए एक तो ये कि बहुत क्लियर कट मेरा अपना ख्याल है कि यहाँ पे बात कह दी गई है और इस बात को मेरा अपना ख्याल ये है कि इजराइल को या वर्ल्ड को इस बात को समझना होगा। अब देखिए कतर में बातचीत अधर में लटकी, ट्रंप के दावे पर बोला ईरान, अमेरिका से मीटिंग अभी तय नहीं है। तो अभी अमेरिका से कोई किसी तरह की मीटिंग तय नहीं है, ये इनका कहना है। ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत की उन अटकलों को खारिज कर दिया, कयास आराइयों खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि उसके डेलीगेशन की कतर यात्रा अमरीकी अधिकारियों के साथ किसी चर्चा में जुड़ी है। ईरान की न्यूज एजेंसी के मुताबिक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि अपने आने वाले दिनों में अमेरिकी फरीक यानी पक्ष के साथ किसी भी स्तर पर हमारी बातचीत की कोई बैठक नहीं है। उन्होंने आगे कहा, अमेरिका डेलीगेशन की कतर यात्रा का ईरानी डेलीगेशन की यात्रा से कोई ताल्लुक नहीं है। अभी हमने कुछ भी तय नहीं किया और यही, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ईरान ने बहुत क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि ईरानी डेलीगेशन की यात्रा समझौता ज्ञापन एएमयू के प्रावधानों जिसमें अनुच्छेद 11 भी शामिल है के
कार्यान्वयन यानी अमली जामा पहनाए जाने पर आगे कार्रवाई के लिए हो रही है। इस्माइल बकाई ने इस बात पर भी जोर दिया कि व्यापक समझौते पर बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि शायद अब भी खतरा जो है वो लायक है। उन्होंने कहा, हम अभी अंतिम समझौते के लिए बातचीत के चरण में नहीं पहुंचे हैं। समझौता ज्ञापन का जिक्र करते हुए बकाई ने कहा, इसके अनुच्छेद 13 के अनुसार अंतिम समझौते के लिए बातचीत शुरू होना अनुच्छेद 1, 4, 5, 10 और 11 कार्यान्वयन की शुरुआत और उनके कार्यान्वयन के जारी रहने पर निर्भर करता है। बकाई द्वारा बताए गए एमयू के अनुच्छेद में विश्वास बहाली के प्रमुख उपाय बताए गए हैं, जिन्हें अंतिम समझौते पर औपचारिक बातचीत शुरू होने से पहले लागू करना जरूरी है। अब यहाँ पे आर्टिकल 11 के तहत अमेरिका को ईरान के फ्रीज या रोके गए फंड और एसेट्स को आपसी सहमति वाली प्रतिक्रियाओं के तहत इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से मुहैया कराना होगा और उन तक पहुंच आसान बनाने के लिए जरूरी लाइसेंस और मंजूरी देनी होगी। 14 पॉइंट वाले एमयू के आर्टिकल 13 के अनुसार यहाँ अंतिम समझौते पर बातचीत तभी शुरू हो सकती है जब बताए गए 5 प्रावधानों को लागू करने का काम शुरू हो जाए और जारी रहे। इसका मतलब है कि व्यापक बातचीत की ओर बढ़ने से पहले दोनों फरीकैन, दोनों पक्ष को सहमत शुरुआती उपायों पर प्रगति दिखानी। भाई अंडरस्टैंडिंग का मतलब यही है कि भरोसे लेना, जैसा कि ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा है तो के तर्जुमान ने कहा है और बिल्कुल बकाई ने बिल्कुल साफ बात कही है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि इसकी वजह क्यों हुई। अब बात क्या है, यहाँ पे हमारे साथ मोहम्मद अमजद जहांगीर पाशा साहब और मोहम्मद हाशिम खान साहब, ये दोनों लोग जुड़ गए हैं। वालेकुम अस्सलाम। तो बहरहाल यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि किस तरह से हालात बने। अब मैं थोड़ा सा देखिए इधर मिडिल ईस्ट की तरफ चल करके देख लेता हूँ क्योंकि मिडिल ईस्ट मॉनिटर में लाइव अपडेट संघर्ष विराम के बावजूद गाजा में इजराइल के ताजा हमलों में 8 लोग मारे गए हैं। इसके अलावा थोड़ा से और अगर आएंगे तो अमेरिका के खाड़ी सैन्य अड्डे सहयोगियों को निशाना बना रहे हैं, ये शिकायत है यहाँ पे। इसके अलावा निंदा करने का समय समाप्त हो गया। फिलिस्तीन के संयुक्त राष्ट्र दूत ने इजराइल द्वारा फिलिस्तीनी भूमि के अधिग्रहण को समाप्त करने की मांग की है कि अब इसे खाली किया जाए और अब ये मजम्मत वाला दौर जो है चला गया। अब यहाँ पे इजराइल के ताजा हमलों में गाजा में युद्ध विराम के बावजूद 8 लोग मारे गए, जैसे कि मैंने बताया लगातार खबर जो है हर जगह चल रही है। वेस्ट बैंक में बच्चों की मौतें लगभग बिना किसी जवाबदेही के हत्याओं की व्यापक इजराइल नीति को दर्शाती है। वेद स्लेम जो है ये बात कर रहे हैं, लगातार बच्चों को जिस तरह से मारा जा रहा है, जिस तरह से उनपे जुल्म ढाया जा रहा है, यहाँ पे बहुत क्लियर बताया जा रहा है। इसके अलावा ट्रम्प के गाजा बोर्ड का अधिकारियों और ठेकेदारों को बचाने के लिए कानूनी अभेद्यता पैदा करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा इजरायली सेना ने 3 फिलिस्तीनियों को मार डाला। मध्य गाजा में कब्जे वाले क्षेत्रों का विस्तार किया जा रहा है। अब देखिए मैंने पहले भी कहा था कि तकरीबन अभी भी 22 लाख लोग जो है वो गाजा में मौजूद हैं और लगातार उनके साथ जिस तरह की ज्यादती हो रही है उस पे पूरी दुनिया खामोश है, जबकि लगातार वहां पे हमले हो रहे हैं और इसीलिए अंसारुल्लाह लाहौती ने ये बयान गालिबन दिया है। अब यहाँ पे ट्रम्प ने क्या किया, ट्रम्प ने कहा अमेरिका और ईरान के बीच मंगलवार को दोहा में बैठक निर्धारित है। अब ये देखिए ये डोनाल्ड ट्रम्प ने किस बुनियाद पे कहा, किससे बातचीत की, समझ से बाहर है, लेकिन बहरहाल डोनाल्ड ट्रम्प ने बयान दिया। अब कहाँ आज हो रही बातचीत, कहाँ क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ईरान ने साफ मना कर दिया। तो अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि ईरान ने जब बातचीत नहीं की तो कैसे वो कह दे। अब ये अब ज्यादा ताकतवर होंगे अमेरिकी राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प के हक में दिया फैसला। अब यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट उसने जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कानूनी जीत मिली है। कोर्ट ने फैसला दिया कि राष्ट्रपति अब फेडरल ट्रेड कमीशन NAFTC जैसे स्वतंत्र सरकारी
आयोगों के सदस्यों को सिर्फ नीतिगत मतभेद होने पर भी पद से हटा सकते हैं। इस फैसले से अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियां पहले के मुकाबले काफी बढ़ गई हैं। अब यहाँ पे फैसला 6-3 के बहुमत से आया है। कोर्ट के 6 कंजर्वेटिव जज ट्रंप के पक्ष में रहे, जबकि 3 लिबरल जजों ने इसका विरोध किया। ये मामला एफटीसी डेमोक्रेटिक कमिश्नर रेबेका स्लॉटर से जुड़ा था। उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नियुक्त किया था। यहाँ ट्रंप ने 2025 में नीतियों पर मतभेद होने के कारण उन्हें पद से हटा दिया था, लेकिन उस पर समय कानून कहता था कि एफटीसी कमिश्नर को केवल अक्षमता या गलत आचरण जैसे कारणों पर ही हटाया जा सकता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह कानून राष्ट्रपति के संवैधानिक शक्तियों को सीमित करता है, इसलिए ये संविधान के अनुरूप नहीं है। मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने कहा एफटीसी देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े करीब 80 कानूनों को लागू करता है। ऐसे काम कार्यपालिकाओं के दायरे में आते हैं, इसलिए राष्ट्रपति को इन अधिकारियों को हटाने का अधिकार होना चाहिए और यही बुनियाद है। तो जाहिर सी बात है, इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने 1935 के ऐतिहासिक हम्फ्रीज एग्जीक्यूटर बनाम यूनाइटेड स्टेट्स फैसले को भी पलट दिया। पिछले 91 साल से यही फैसला स्वतंत्र सरकारी एजेंसियों के प्रमुखों को राजनीतिक कारणों से हटाए जाने से सुरक्षा देता था। फैसले के बाद ट्रंप ने इसे बड़ी जीत बताया। उन्होंने कहा कि फैसला राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत मिली शक्तियों की तस्दीक करता है। ट्रंप के मुताबिक 1930 के दशक यानी दहाई से अमेरिकी राष्ट्रपति इस अधिकार की मांग करते रहे और ये राष्ट्रपति की शक्तियों से जुड़ा सबसे अहम फैसला है। तो बहरहाल कुल मिलाकर के यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हालात जो भी हैं, तो ये बिल्कुल क्लियर है कि फिलहाल जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत नहीं हो रही है और अगर हमले जारी रहे जिस तरह से कहा जा रहा है गाजा पे, तो फिर अंसारुल्लाह हौती अब हमले इजराइल पर करने के लिए पूरी तैयार है। और अगर हौती ने हमले शुरू किए, उधर हिजबुल्लाह भी लगातार जो है वो जवाबी कार्रवाई कर रहा है, अपना दिफा कर रहा है, जैसे कि रिपोर्ट आ रही है। तो आप देखिए इस तरह की पूरी कार्रवाई जो है मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं, इस वक्त की यही सूरत हाल है। तो इसके अलावा भी जो भी अपडेट होगा वो हम आपके खिदमत में पेश करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, देखते रहे एमएमसी न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।